वेलकम बैक टू विद्या मंदिर क्लासेस। आई एम सलोनी शर्मा एंड आज हम आगे बढ़ेंगे अपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के साथ, जो आपका बायोलॉजी का 10th क्लास का चैप्टर है। एज हमने प्रीवियस वीडियोस में थोड़ा सा कुछ पढ़ा था, हमने अबाउट इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लिया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, फिर हमने थोड़ा सा देखा कि कैसे रिफ्लेक्स एक्शन होता है, कैसे आप किसी भी एक्शन के किसी भी स्टिमुलस को कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियोस में देखी थी। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कैसे एक्ट करता है, या फिर नर्वस सिस्टम के कितने टाइप्स हैं, और फिर बात करेंगे ह्यूमन ब्रेन की। ठीक है, तो सबसे पहले एज वी आर मूविंग, सबसे पहले तो हमें एक टॉपिक भी पढ़ना था जिसका नाम था ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, जिसके लिए हमें पढ़ना ज़रूरी है रिसेप्टर्स। तो मैंने आपको बताया था कि रिसेप्टर्स को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो यस, हियर वी गो। तो रिसेप्टर्स हमारे पास है फोनो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स एंड गस्टेटरी रिसेप्टर्स। तो ये जो होते हैं फोनो, ईयर की बात है फोनो, ठीक है, फोनो दैट मीन्स कि ईयर वाले जो रिसेप्टर्स हैं वो। सेकेंडली आ जाते हैं फोटो, मतलब कि आई वाले रिसेप्टर, मतलब आई वाले रिसेप्टर कि ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, आई पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल स्टिमुलस, मतलब जो आपको दिखता है उसको कैसे रिसीव करना है, कौन रिसीव करेगा, उसको रिसीव करेंगे फोटो रिसेप्टर्स। नेक्स्ट इज थर्मो रिसेप्टर्स, मतलब ये स्किन में प्रेजेंट होते हैं, कोई भी आपको पेन फील होता है, टच फील होता है, दैट एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड इज रिसीव्ड बाय थर्मो रिसेप्टर्स। ठीक है, अब रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन, टच एंड हीट स्टिमुलाई, थर्मो मीन्स ऑलरेडी हीट की बात हो रही है। ठीक है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स ये हमारी नोज में प्रेजेंट हैं, हमारी नोज में कैसे अगर कुछ चीज़ चली जाती है, कोई डस्ट पार्टिकल एनीथिंग, तो हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है, या फिर कैसे आप स्नीजिंग कर पाते हो, तो दैट इज ऑल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ठीक है, स्मेल आपकी जो है स्मेल, नॉर्मली आप जिससे सेंस, तो जितने भी सेंस ऑर्गन हैं, सारे सेंस ऑर्गन के पास उनके खुद के रिसेप्टर्स हैं, जिनको हम बोल सकते हैं बेसिकली स्पेशलाइज्ड नर्व सेल फॉर एवरी सेंस ऑर्गन, दीज आर नोन एज रिसेप्टर्स। ये रिसीव करते हैं, फिर इनके रिस्पॉन्स में हमारे इफेक्टर्स एक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज गस्टेटरी रिसेप्टर्स। गस्टेटरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द टंग, ये हमारे टंग में प्रेजेंट हैं। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं, 5 टाइप के रिसेप्टर्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। तो हमने जो रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा था, उसमें जब भी आप किसी गर्म यूटेंसिल को टच कर रहे थे, तो वहाँ पे आपके थर्मो रिसेप्टर्स एक्टिव हो रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे न्यूरॉन की। तो न्यूरॉन की मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड सेल, इट इज़ अ लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, इट डजंट हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड, दैट्स वाई जो भी हमारे ब्रेन में डैमेज होते हैं, जो भी हमें चोट लगती है, वो मतलब मोर ऑफनली ठीक नहीं हो पाती, क्योंकि नर्व सेल की कैपेसिटी ही नहीं होती कि वो डिवाइड करे और नई सेल्स बना पाए। दैट्स वाई अगर आपके दिमाग पे चोट लगती है तो उसका बहुत गहरा असर होता है। ठीक है, वो एक प्रॉपरली क्योर नहीं हो पाता। नाउ अब अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के बताऊं, सो जो हमने पहले भी देखा था, ये जो इसके आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होते हैं बच्चे। तो ये जो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं, दीज आर नोन एज, these cytoplasmic extensions are known as dendrites। यही वो टिप होती हैं, इनकी जो टिप्स होती हैं, इन टिप्स पे ही क्या होते हैं, इन टिप्स पे ही रिसेप्टर होते हैं। तो जो भी आपका सिग्नल आता है वो कौन रिसीव करता है, यही टिप्स ऑफ डेंड्राइट्स बेसिकली। ठीक है, नर्व सेल की जो टिप्स होती हैं वही रिस्पॉन्सिबल होती हैं कोई भी स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी एक्सॉन। एक सेकेंड,
हाँ, तो इसके बाद आती है सेल बॉडी। तो ये वाला पार्ट जो होगा दैट इज सेल बॉडी, ठीक है, ये आपकी सेल बॉडी है। सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस के बाद ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज एक्सॉन। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि जो एक्सॉन वाला पार्ट है इसमें सेल्स हैं, अलग अलग सेल्स हैं, जिन सेल्स को हम नाम क्या देते हैं, श्वान सेल्स, ठीक है। अब ये जो सेल्स होती है इनके पास माइलिन शीथ की कवरिंग होती है, इनके ऊपर माइलिन शीथ की कवरिंग होती है, ठीक है। इनके पास अपना खुद का न्यूक्लियस होता है। तो ये अलग अलग सेल्स मिलके जुड़ के बनाती हैं एक्सॉन का पार्ट। अब जब हम एक्सॉन के टर्मिनल पार्ट पे जाएंगे तो टर्मिनल पार्ट पे हमें ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे एंड दीज बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये न्यूरोट्रांसमीटर कंटेन करते हैं, दैट मीन्स अ केमिकल दैट इज ट्रांसमिटेड बेसिकली। तो केमिकल होता है वो एसिटोकोलाइन एंड दैट केमिकल इज नोन एज व्हाट, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर तो ये आपको मिलेगा जो भी एक्सॉन है, एक्सॉन के जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, टिप हैं, ये इनमें आपको मिलेंगे न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। इट इज लॉन्गेस्ट सेल एंड इट इज ऑल्सो not having the capacity to divide, ठीक है। अब इसका हम देख लेते हैं, ये मैं आपको वैसे पढ़ा चुकी हूँ। स्टार शेप्ड की बॉडी होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर्स इससे बाहर ऐसे निकले होते हैं जिनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और ये नर्व इम्पल्स को रिसीव करते हैं, स्टिमुलस को। कैसे आपको कोई चीज़, जैसे अगर आपको आंखों में कुछ दिख रहा है तो कैसे दिख रहा है, वो सारी चीज़ें हमारे जो फोटो रिसेप्टर होंगे, मतलब जो वो नर्व जो फोटो रिसेप्टर का काम कर रही होगी वो रिसीव करेगी फ्रॉम द टिप्स ऑफ द डेंड्राइट्स, ठीक है। एक्सॉन क्या है, ये टेल है न्यूरॉन की। उसके पास बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उनको एक्सॉन टर्मिनल्स बोलते हैं। और उन्हीं टर्मिनल्स पे क्या होते हैं, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। माइलिन शीथ होती है, ये एक इंसुलेटर कवर होती है एक्सॉन के अराउंड, इसको हम माइलिन शीथ बोलते हैं। इट इंसुलेट्स द एक्सॉन अगेंस्ट नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। जितनी भी नर्व इम्पल्स सराउंडिंग में चल रही है उनसे आइसोलेट करके रखता है। और वो जो टिप्स है वहां से जो मेन न्यूरॉन होगा वो रिसीव करेगा, फिर बाकी की जो जितनी भी प्रोसेस है वो पास होती जाएगी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, लेकिन जो मेन होगा वो अपनी टिप्स से रिसीव करेगा। फिर ये अपने एक्सॉन से आगे एक्सॉन टर्मिनल से बल्ब लाइक स्ट्रक्चर से पास ऑन करता जाएगा, ठीक है। अब ट्रांसमिशन ऑफ अ नर्व इम्पल्स, मतलब कैसे एक इम्पल्स ट्रांसमिट होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसे है। देखो, इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर। अब जो भी रिसेप्टर है वहां से इंफॉर्मेशन आई, मतलब रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन गई, ठीक है। कहां पर आई, डेंड्राइटिक टिप ऑफ द नर्व सेल। जो डेंड्राइटिक टिप है, मतलब कि ये जो डेंड्राइट्स की टिप्स हैं यहाँ पे रिसीव हुआ, ऑलराइट। सेट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, फिर एक केमिकल रिएक्शन होता है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट की जाती है, ठीक है। फिर वो जाती है इम्पल्स टू द सेल बॉडी, फिर सेल बॉडी में जाती है, फिर एक्सॉन जाती है, फिर एक्सोनल एंड रिलीजेस सम केमिकल्स, ठीक है। वही केमिकल, फिर केमिकल्स को बेसिकली ये इनका मतलब है न्यूरो ट्रांसमीटर्स, ठीक है। फिर केमिकल्स क्या करेंगे, सिनेप्स को क्रॉस करेंगे। सिनेप्स को मैंने आपको बताया था कि अगर ये एक एक्सॉन है और यहाँ पे कोई डेंड्राइट है तो इन दोनों के बीच का जो गैप होगा ये क्या होगा बेटा, ये होगा सिनेप्स, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। फिर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। अब जैसे ही ये पहला न्यूरॉन है, ये अब यहाँ से इसके एक्सॉन टर्मिनल से इस वाले तक जानी है नर्व इम्पल्स, तो क्या होगा, अब इसकी डेंड्रिटिक टिप पे रिसीव होगा ये सिग्नल, और फिर उसके बाद जैसे ही ये होता जाएगा फिर धीरे धीरे ये मसल्स या फिर ग्लैंड्स तक पहुंच जाएगा। फिर मसल्स आपका क्या करेंगी, मसल्स अपना मूवमेंट करेंगी और मसल्स अपना शेप चेंज करेंगी। वो कैसे करेंगी आगे चल के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल दिया है आपको। तो ये एक्सॉन है बेटा,
एक्सॉन, और ये मसल फाइबर है। तो यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है जहाँ पे न्यूरॉन का जो एक्सॉन है वो मसल से कनेक्ट हो रहा है, अटैच हो रहा है, इसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये कैपिलरीज हैं और बेसिकली इसको बताने का मतलब यही है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आखिर क्या होता है। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों, अब आ जाओ नर्वस सिस्टम पे। तो नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट्स हैं? नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, मतलब ये मेन है, ये मेन जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो दैट इज हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इसके बाद आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ नर्व्स। सारी नर्व्स जो होंगी वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की होंगी। तो नर्व्स मतलब कि एक तो ब्रेन के क्रेनियल नर्व्स हो गई और स्पाइनल कॉर्ड की स्पाइनल नर्व्स हो गई। ठीक है, अब इसके बाद जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके भी 2 पार्ट हैं, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। तो इनवॉलंटरी में मतलब कि आपकी हार्ट मसल्स, स्मूथ मसल जो इनवॉलंटरी काम कर रही हैं, एंड वॉलंटरी सोमैटिक नर्वस सिस्टम जिसको हम बोलते हैं वॉलंटरी स्केलेटल मसल्स से जो बनी होती हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा डिटेल है, आपको आगे चल के 11th में यू विल बी रीडिंग अ डिटेल अबाउट इट। सो जस्ट फोकस ऑन द मेन वर्ड्स एंड मेन पार्ट्स, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं अपन को फोकस करना है। फिर जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, मतलब जो इनवॉलंटरी है, वो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में डिवाइडेड है। अब ये है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, हमारी एक्टिविटीज को स्लो करता है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक एक्टिव और अलर्ट, मतलब कि अगर आप रनिंग कर रहे हो तो रनिंग करने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, तो आपकी मतलब जो रेट है वो बढ़ जाता है, हार्ट बीटिंग थोड़ा सा रेट जो है, इसकी वजह से फिर आपको ऑक्सीजन लेनी होती है। तो एक्टिव एंड अलर्ट गोज टू सिंपैथेटिक डिवीजन, वेयर एज अ पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन जहाँ पे आप जैसे कि आप रात में सो रहे हो तो आपकी ब्रीदिंग रेट भी स्लो हो जाता है, आप एक रेस्ट मोड में चले जाते हो। ठीक है, सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट, अब ह्यूमन ब्रेन। अब ह्यूमन ब्रेन क्या है बेटा? ह्यूमन ब्रेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। तो ब्रेन इज एक्चुअली व्हाट? ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, अगर आप इसको ऐसे निकाल के देखना चाहो तो आप वॉलनट की तरह इसको इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, द टिश्यूज आर हाईली फोल्डेड टू एकोमोडेट अ लार्ज सरफेस एरिया इन लेस स्पेस। मतलब कि अगर आप सोचो, मैंने आपको ये इतनी बड़ी चीज दी है, ठीक है, ये एक बड़ा सा थ्रेड है, लेकिन अब मुझे इसको छोटे सी जगह में रखना है, तो मैं इसको फोल्ड करके रख दूंगी ताकि इसका जो बड़ा स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाए, सरफेस एरिया ये ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाए। तो फोल्ड, जब भी हम किसी चीज़ को फोल्ड करते हैं इसका मतलब ये है छोटी सी जगह में किसी बड़ी चीज़ को फिट कर रहे हैं। सो दैट इज बेसिकली इनफोल्डिंग करना, मतलब कि सरफेस एरिया किसी दूसरे तरीके से बढ़ाना, क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी जगह तो नहीं है कि हम इतनी ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा सरफेस एरिया कवर कर पाए लेस स्पेस में, है ना। तो ब्रेन जो है वो 3 लेयर्ड सिस्टम से कवर्ड होता है, मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंजेस बोलते हैं, 3 लेयर्ड वो होती है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज फिल्ड बिटवीन द मेनिंजेस, इन्हीं के बीच में ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है। द CSF प्रोवाइडर्स कशन द ब्रेन अगेंस्ट द मैकेनिकल शॉक्स, जैसे जो भी मैकेनिकल शॉक्स होते हैं उनसे हमें बचाता है। बेसिकली हमारे ब्रेन का प्रोटेक्शन होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब ब्रेन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, ब्रेन का स्ट्रक्चर देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि पार्ट्स ऑफ द ब्रेन क्या है, ब्रेन के पार्ट्स क्या हैं। तो ब्रेन के पार्ट्स हैं, सबसे पहला फोर ब्रेन, जिसमें सेरिब्रम एंड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम इज द मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, सबसे ज्यादा डेवलप्ड पार्ट है। ठीक है, अब इसके पास 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं, एक लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो ये 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं। इसके बाद हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या करता है, इट रेगुलेट्स द टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद आता है मिड ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइंड ब्रेन इट इज कंपोज्ड ऑफ सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला बेसिकली, पोन्स जो होते हैं बेसिकली रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ ब्रिज, कनेक्शन बनाते हैं। और आगे देख के हम चलते हैं अब इधर, तो ह्यूमन ब्रेन, ये देखो ह्यूमन ब्रेन में ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस इज फोर ब्रेन, ये है फोर ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन में सेरिब्रम, ये देखो फोल्डिंग्स जो आपको दिख रही हैं ये है फोल्डिंग्स, इस तरीके से फोल्ड करके रखा जाता है ब्रेन।
ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है दैट इज सेरिब्रम। सेरिब्रम के बाद यहाँ पे है हाइपोथैलेमस, ये वाला जो पार्ट आपको दिखेगा हाइपोथैलेमस, इट रेगुलेट्स द टेम्परेचर। ठीक है, मिड ब्रेन, ये है मिड ब्रेन यहाँ पे। फिर इसके जो हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ पोन्स, मेड्यूला एंड सेरिबेलम। ये सेरिबेलम, हाँ, और यहाँ पे कनेक्टेड होती है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड का रोल मैंने आपको रिफ्लेक्स एक्शन में बताया था। ठीक है, तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, कुछ भी इतना ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। एंड यहाँ पे बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये ग्लैंड क्या है हम आगे पढ़ेंगे। तो फोर ब्रेन, सेरिब्रम, क्रेनियम, ये एक स्कल है, इट इज अ हार्ड कवरिंग। ठीक है, ये मिड ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये हाइंड ब्रेन के पार्ट्स हैं। यहाँ पे आपको ये है पॉन्स, ये है मेड्यूला एंड दिस इज सेरिबेलम। आई होप ये वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब सेरिब्रम क्या है? लार्जेस्ट पार्ट इन द ह्यूमन ब्रेन, मैंने आपको बताया मोस्ट डेवलप्ड। इसके पास दो हेमिस्फीयर होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया, जिनको बोलते हैं हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं। फंक्शंस क्या है भाई सेरिब्रम के? फंक्शंस क्या है बताओ जरा, फंक्शंस क्या है? फंक्शन है कि भाई जितनी भी वॉलंटरी मोटर एक्शंस हैं ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। इट इज अ साइट ऑफ सेंसरी परसेप्शंस लाइक टेक्टाइल एंड ऑडिटरी परसेप्शंस। सेंसेस जो भी होते हैं वो हमें यहाँ से ही मिलते हैं। इट इज एक्चुअली द साइट। नाउ इट इज अ सीट ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी। लर्निंग, मेमोरी, यादें जो भी हैं सारी, वो सारी चीजें कहाँ है? वो याद, मेमोरी, लर्निंग, इंटेलिजेंस, सारी चीजें सेरिब्रम। इट इज द मेन कोर सेंटर फॉर ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस थोड़े से बेस के साइड होता है, इट लाइज इन द बेस ऑफ द सेरिब्रम। ये स्लीप और वेकअप साइकिल को भी रेगुलेट करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल द अर्जेस फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट टेम्परेचर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, फिर आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम लाइज बिलो द सेरिब्रम एंड एट द बैक ऑफ द होल स्ट्रक्चर। थोड़ा सा पीछे को होता है हाइंड ब्रेन, थोड़ा सा पीछे वाला पार्ट। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर मतलब कि ऊपर वाला पार्ट, फिर मिड में थोड़ा सा यहाँ पे, और ये थोड़ा सा पीछे, मतलब आगे का, फिर थोड़ा सा बीच का एंड देन पीछे। तो एकदम बैक में हाइंड ब्रेन होता है एंड सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। ठीक है, इट कोऑर्डिनेट्स मोटर फंक्शंस व्हेन यू आर राइडिंग योर बाइसिकल। द परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन योर पेडलिंग एंड स्टीयरिंग कंट्रोल्स इज अचीव्ड बाय सेरिबेलम। मतलब अगर आप साइकिल चला रहे हो तो आपकी पैडलिंग भी होना चाहिए, आपके पास आपके ऊपर स्टीयरिंग का भी कंट्रोल होना चाहिए। तो सारी चीजें, जितने भी आपको हैंडल भी पकड़ना है, आपको ड्राइव भी करना, आपको देखना भी है, तो ये जितना भी कोऑर्डिनेशन है दैट इज एक्चुअली मेंटेन्ड बाय आवर सेरिबेलम। इसका फंक्शन क्या है? ये पोस्चर एंड बैलेंस। ठीक है, उसके अलावा इट कंट्रोल्स प्रेसिजन्स ऑफ वॉलंटरी एक्शन। जितने भी वॉलंटरी एक्शन है जो हमारे कंट्रोल में है वो करने में कोऑर्डिनेशन करता है ये। अब मेड्यूला का फंक्शन क्या है? मेड्यूला फॉर्म्स द ब्रेन स्टेम अलोंग विद द बोन्स। ये ब्रेन स्टेम रहता है, मतलब कि कनेक्शन। नाउ इट लाइज एट द बेस ऑफ द ब्रेन एंड कंटिन्यूज टू द स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के बेस में और वहां से फिर स्पाइनल कॉर्ड की तरफ कंटिन्यूटी में रहता है। द मेडुला कंट्रोल्स वेरियस इनवॉलंटरी फंक्शंस लाइक हियर, बीट, रेस्पिरेशन। ओके, इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जितनी ब्लड प्रेशर है, सल्वेशन है, वॉमिटिंग है, जितनी भी आपको ये एक्टिविटीज़ हैं, मतलब कि हंगर, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आती हैं विद द हेल्प ऑफ मेड्यूला। नेक्स्ट पॉन्स क्या है? It relays impulses between lower cerebellum and the spinal cord and the higher parts of the brain like cerebrum and midbrain. It also regulates respiration. जो हमारी बॉडी में respiration को regulate करता है, that is pons basically, and it is a kind of it kind of forms a bridge. ठीक है, bridge बनाता है basically. Next है हमारे पास spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड सारे रिफ्लेक्स एक्शंस जो हैं वो कंट्रोल करता है। मतलब कि अगर आप किसी गर्म बर्तन को छू रहे हो तो वो सिग्नल आपके ब्रेन तक नहीं जाएगा, वो पहला स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड पे ही जो रिले न्यूरॉन है वो सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन तक क्या करेगा? सिग्नल पास करेगा। इस हिसाब से फिर आगे की चीजें होती हैं।
अब है मस्कुलर मूवमेंट एंड नर्वस कंट्रोल। तो मस्कुलर मूवमेंट क्या है? देखो, मस्कुलर मूवमेंट ये है कि कभी भी किसी भी स्टिमुलस को अगर आप रिसीव करते हो तो क्या है, आपके फिर रिसेप्टर्स तो उसको रिसीव कर लेते हैं, लेकिन अब आगे चल के क्या, रिसेप्टर्स रिसीव करके फिर वो सिग्नल जाता है आपके ब्रेन में। अब ब्रेन से वापस आने के बाद फिर उसका एक्शन भी तो दिखाना है। एक्शन कैसे दिखता है, रिस्पॉन्स कैसे दिखता है? तो एक्शन के लिए हमारी मसल्स या तो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं या रिलैक्स होती हैं, या फिर उनका मेन मूवमेंट होता है, वो अपना शेप चेंज करती हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, सिंपल सा ये है, स्पेशल फिलामेंट्स, आपने एक्टिन और मायोसिन का नाम सुना होगा, तो उनका बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। तो स्पेशल फिलामेंट जो बड़ा है, जो हमने बताया, उसको एक बार रीड कर लेते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, जब भी कोई मसल एक नर्व सिग्नल को रिसीव करती है तो सीरीज ऑफ इवेंट ट्रिगर हो जाता है, मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ होने लग जाती हैं मसल्स में। अब कैल्शियम आयंस एंटर कर जाते हैं मसल सेल्स में, जिसकी वजह से एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट क्या होते हैं, एक दूसरे की तरफ स्लाइड करने लग जाते हैं, एंड इसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। जैसे कि अगर मुझे पता है कि मुझे अगर वहाँ से पेन उठाना है और मुझे उठा के मुझे वहाँ से कैप उठा के अपने सर पे रखनी है सपोज, तो मैंने कैप उठाई और मुझे यहाँ रखना है, तो मेरी जो मसल थी वो यहाँ तक तो ठीक है स्ट्रेच हो गई, बट जैसे ही मुझे इसको उठा के सर पे रखना है तो इट गॉट कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो वो कॉन्ट्रैक्शन कैसे हुआ, कैल्शियम आयंस एंटर हुए, जिसकी वजह से एक्टिन एंड मायोसिन एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। ठीक है, एक दूसरे की तरफ स्लाइड किए, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई। कॉन्ट्रैक्शन इन अ मसल ब्रिंग्स मूवमेंट इन द रिलेटेड ऑर्गन। अब किसी भी, जैसे मेरा हाथ है, ठीक है, तो अगर मैं अपने हैंड की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे जो मसल्स थी वो मसल्स हैंड की मसल्स थी, तो उन्हीं में चेंजेस हुए। अगर मुझे अपने पैर मूव करने होंगे तो वो मेरे पैर की मसल्स होंगी। मतलब ओवरऑल दे आर ट्राइंग टू से कि जिस भी ऑर्गन का इस्तेमाल होता है उसी ऑर्गन की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं या फिर रिलैक्स होती हैं। तो इसी तरीके से ये अपना शेप भी चेंज करती हैं। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि कभी भी कोई भी नर्व सिग्नल, अगर नर्व इम्पल्स या नर्व सेल कोई भी सिग्नल भेजती है या कोई भी सिग्नल रिसीव होता है, तो उसमें क्या होता है बच्चे कि बाद में इफेक्टर्स को काम करना है। मैंने आपको बताया था कि जो मसल्स होती हैं मसल्स या फिर ग्लैंड, ये क्या होते हैं, ये होते हैं इफेक्टर्स। ठीक है, हमने पढ़ा था जब हम एक पूरी साइकिल देख रहे थे, तब हमने पढ़ा था कि रिसेप्टर के बाद सेंसरी न्यूरॉन, फिर रिले न्यूरॉन, ठीक है, फिर उसके बाद आता है मोटर न्यूरॉन, फिर उसके बाद आते हैं इफेक्टर्स। तो इफेक्टर्स बेसिकली मसल्स या फिर ग्लैंड्स होंगे। अब ये वाला पार्ट तो हुआ मसल्स और ग्लैंड वाला। अब हम इसका एक पहले वो देखते हैं, इसका फ्लो देखते हैं। तो इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू, मतलब कि सेंसरी नर्व। ठीक है, तो सेंसरी नर्व ने क्या किया बेटा, सेंसरी नर्व ने सिग्नल रिसीव कर लिया, ठीक है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, ठीक है। अब यहाँ से ये पहुंचा कहाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। फिर यहाँ से इंफॉर्मेशन प्रोसेस हुई थ्रू सीएनएस, सीएनएस ने इंफॉर्मेशन क्या की, प्रोसेस की। फिर डिसीजन मेड बाय सीएनएस, फिर डिसीजन लिया उसने कि भाई अब करना क्या, यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, ठीक है, फिर उसको प्रोसेस किया, फिर उसने फिर डिसीजन लिया कि मुझे करना क्या है। फिर यहाँ पे मोटर नर्व्स आ गई, इन्होंने मोटर नर्व्स ने इनको मैसेज दे दिया। अब मोटर नर्व्स ने क्या किया, मसल्स को मैसेज पास कर दिया। जैसे ही मसल्स को मैसेज पास किया, मसल्स ने क्या किया, शेप चेंज करेंगे, अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा, मसल जो होगी वो शॉर्टन हो जाएगी और हम लेंगे एक्शन, कैमरा रोलिंग एंड एक्शन, हाँ वही वाला एक्शन, ठीक है। आपको एक्शन, जैसे आपको सिग्नल मिलता है ना, हाँ एक्शन, तो यहाँ पे भी मसल्स को सिग्नल मिलता है एक्शन, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये ओवरऑल एक प्रोसेस है कि कैसे मस्कुलर मूवमेंट होता है और हमारा नर्वस सिस्टम का कंट्रोल होता है, नर्वस कैसे डिसाइड करता है, ये पूरी प्रोसेस है। अगर आपको ये याद हो जाती है, ये लर्न हो जाती है, यहाँ से ये है सॉरी, तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारी मसल्स कब शेप चेंज करती हैं, कब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और
आपको ये भी पता चलेगा कि यही कॉन्ट्रैक्शन या फिर शेप चेंज की वजह से जो एक्शन होता है वो हो पाता है। अदरवाइज हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि हमें क्या करना है। अगर हमारा ब्रेन डिसाइड नहीं करेगा, हमारा CNS डिसाइड नहीं करेगा कि क्या करना है, तो हमें नहीं पता चलेगा कि व्हाट टू डू। वो अगर डिसाइड ही नहीं करेगा तो हम कैसे करेंगे? बिकॉज हमारे अंदर जो भी एक्शन हो रहा है, मैं अगर अभी ये हाथ भी ऐसे कर रही हूँ तो दैट इज एक्चुअली डिसाइडेड बाय माय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसको पता है अगर वो नहीं डिसाइड करेगा तो मैं क्या करूँगी? मैं सीधे बैठी रहूँगी, कुछ नहीं करूँगी। मसल्स का काम, मसल्स को सिग्नल पास करने का काम CNS का ही है। फिर उसी के हिसाब से वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उसी के हिसाब से अपना शेप चेंज करती हैं, शॉर्टन हो जाती हैं, एंड देन एक्शन हम कर पाते हैं जो रिक्वायर्ड है एट द मोमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब है एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है बेटा? एंडोक्राइन सिस्टम हम पढ़ेंगे अब। एंडोक्राइन सिस्टम, तो एंडोक्राइन सिस्टम इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ सेवरल एंडोक्राइनल ग्लैंड्स। ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। डक्ट का मतलब क्या है? इनमें कोई भी पाइप नहीं है, इनमें कोई भी पाइप की कनेक्टिविटी नहीं है, डक्टलेस। ठीक है, तो डक्टलेस ग्लैंड है, इट इज कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, ओके। अब क्या? एंडोक्राइन ग्लैंड secretes its product directly into the bloodstream। इनको कोई मतलब नहीं है। ये क्या करता है? एंडोक्राइन सिस्टम जैसे अपना नर्वस सिस्टम काम कर रहा है वैसे ये भी काम करते हैं। ये बेसिकली केमिकल कोऑर्डिनेशन ज़्यादा करते हैं। ये अपना जो भी सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं उसको डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देते हैं। अगर मैं बात करूँ स्पीड की, तो जो जिस स्पीड से हमारा ब्रेन, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर हम बोल सकते हैं नर्वस सिस्टम काम करता है, उससे ये काफ़ी स्लो है। मतलब कंपैरेटिवली इट इज़ स्लो, बिकॉज जो नर्वस सिस्टम का हमारा रिस्पॉन्स होता है दैट इज सो मच क्विक, दैट इज वेरी क्विक। बट एंडोक्राइन सिस्टम का केमिकल कोऑर्डिनेशन ज़्यादा है, तो केमिकल की वजह से ये डायरेक्टली एक तो ब्लड में हमारा जो सब्सटेंस ये सिक्रीट करते हैं, ये बनाते हैं। अलग अलग ग्लैंड्स हैं हमारे अंदर, थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, अलग अलग ग्लैंड है। तो वो ग्लैंड क्या करते हैं? सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं। जब ये सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं तो रिक्वायर टाइम पे फिर जैसे ही इनकी ज़रूरत होती है तो ये ब्लड में डायरेक्टली, ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली रिलीज कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से प्रोसेस होना शुरू हो जाती है, जो भी एक्शन है वो उस प्रोसेस होना शुरू हो जाती है। अब इसकी वजह से ये पता चलता है कि जो हमारे नर्वस सिस्टम जिस स्पीड से काम करता है उसके कंपैरिजन में ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है दैट इज बेसिकली व्हाट? स्लोअर। अब एंडोक्राइन ग्लैंड तो हम बोल रहे हैं, लेकिन वो सब्सटेंस को हम बोलते क्या है? उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं हार्मोन। तो जो भी हार्मोन है दैट इज अ सब्सटेंस सिक्रीटेड बाय आवर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो अलग अलग ग्लैंड जो होते हैं वो अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो हमारी लाइफ प्रोसेसेस, हमारी बॉडी को मतलब बॉडी की जो भी प्रोसेस है उनको रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब सेम गोज विद द प्लांट के पास भी जो अभी जैसे हमने प्लांट्स के बारे में भी पढ़ना है, वी हैव टू स्टडी अबाउट देयर मूवमेंट एंड देयर व्हाट आई कैन से एंड देयर हार्मोन्स। हाँ, तो प्लांट्स में भी अगर हम हार्मोन्स की बात करते हैं तो वहाँ पे भी उनकी मतलब उनकी जो लाइफ प्रोसेस हैं उनको भी रेगुलेट करने के लिए दे हैव हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर। उनकी डिस्कवरीज हुई हैं कि कैसे कैसे पता लगाया गया कि कौन सा हार्मोन क्या करता है। प्लांट हार्मोन्स में हम बहुत सारे देखते हैं, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन एंड ऑल। ठीक है, तो अभी हमने इंट्रोडक्शन लिया एंडोक्राइन ग्लैंड का। नाउ हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। ठीक है, हार्मोन प्रोटीन्स के बने होते हैं जनरली। ये क्या करते हैं? हमारे नर्वस सिस्टम को असिस्ट करते हैं, जो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारे अंदर चल रहा होता है। ये हर चीज़ को रिएक्ट, नर्वस डू नॉट रिएक्ट टू एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द बॉडी एंड हेंस हार्मोन्स आर नीडेड टू अफेक्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन दोज पार्ट्स। अब नर्वस सिस्टम का ये नहीं है कि मैं हर जगह अपनी सिक्योरिटी बांध के रखूँगा, मुझे हर जगह तुम्हारी बॉडी में रेगुलेट करना है, तो इस चीज़ के लिए हार्मोन्स कहते हैं मैं हूँ ना, मैं करूँगा। तो एंडोक्राइन ग्लैंड इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। एंड जहाँ जहाँ पे नर्वस टिश्यू का रोल नहीं हो पाता या फिर नर्वस टिश्यू अपनी प्रेजेंस नहीं दिखा पाता, वहाँ पे हार्मोन्स आर वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट। तो हार्मोन्स ये सारा काम करते हैं। मोर ओवर मैंने बताया नर्वस कंट्रोल जो है उसके कंपैरिजन में जो
एंडोक्राइन सिस्टम है, जो एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू केमिकल कोऑर्डिनेशन हो रहा है, दैट इज स्लोअर एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू नर्वस सिस्टम। ऑलराइट, अब इसके बाद थोड़ा सा हार्मोन्स के बारे में हम बात करते हैं। हार्मोन्स क्या है? ये केमिकल मैसेंजर्स हैं बेसिकली, जो सेक्रेट होते हैं वेरी स्पेशलाइज्ड टिश्यूज कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स। मतलब कि ये हार्मोन्स जो हैं ये केमिकल सब्सटेंस है बेसिकली, जो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में यूज़ होते हैं, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में सेक्रेट होते हैं, और दैट टू सेक्रेटेड बाय वेरी स्पेशलाइज्ड टिश्यूज जिनको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, उसके बाद टारगेट टिश्यूज या फिर ऑर्गन्स पे ही काम करते हैं। इनका ये नहीं है कि यहाँ भी रिएक्ट कर लिया यहाँ भी नहीं, जो इनको काम सौंपा गया है उसी में ये काम करते हैं। इसके अलावा जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो मतलब इतनी प्राउड में रहता है कि मैं भी कर सकता हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स की वजह से कर पाता है। एंडोक्राइन सिस्टम तो ठीक है तुमने बना लिया लागर, लेकिन तुम वो केमिकल सब्सटेंस सिक्रेट नहीं कर पाओगे, तो तुम कैसे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कर पाओगे? तो एंडोक्राइन सिस्टम बिकॉज ऑफ हार्मोन इज एबल टू मेंटेन द कोऑर्डिनेशन, इज एबल टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल द प्रोसेस गोइंग ऑन इन आवर बॉडी। सो सिंपली nervous tissue या फिर nervous system and our endocrine system both are required, both are very much essential for the functioning of the body, for the life process that are going on in our body। जो भी चीज़ें हो रही हैं और जिस चीज़ के अगेंस्ट हम एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, एनवायरनमेंट के अगेंस्ट एनवायरनमेंट को हम रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दीज टू मेन सिस्टम। प्लांट के बारे में भी अब हम बात करेंगे एंड दैट विल बी टॉकिंग इन नेक्स्ट वीडियो। सो बच्चों, इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो क्या करो, सब्सक्राइब कर दो। अगर नहीं हो, पहले से हो, तो नोटिफिकेशन की बेल को देख लो एक बार, प्रेस्ड है कि नहीं है ना। इस तरीके से आप हमसे जुड़े रहिए एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। प्लीज शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच।